हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाला काम हो गया था और आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए थे। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज पा रहे हैं टाइम से, मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। आप नियम से काम नहीं कर रहे, क्या फायदा है। क्लास आगे पीछे जैसे भी हो रही है, मैं भेज रहा हूँ। सुबह भेज दी, शाम तक भी आपको समय नहीं मिला। पता नहीं भाई क्या काम कर रहे हैं आप लोग ऐसा। अगर आप होमवर्क नहीं भेज रहे, क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। होमवर्क साथ के साथ करना है। अगली बार में दिक्कत ज्यादा आएगी, कहाँ तक करेक्शन कराया जाएगा बेटा आपको। क्लास लेने के तुरंत बाद ही होमवर्क करने की आदत डालिए और होमवर्क करते ही होमवर्क भेजने की आदत डालिए, तो कुछ फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। आज आईयूपीएससी खत्म करने के बाद हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स का तामझाम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है सुन लीजिए भाई। जब दो अलग एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो किसी एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज होता है ज्यादा और किसी एक एटम का होता है न्यूक्लियर चार्ज कम। जिसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी वजह से आती है टेंशन, यानी कि पोलैरिटी। एक के पास ज्यादा, एक के पास कम, ऐसे केस में बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए आप HCl का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी और का एग्जांपल भी ले सकते हैं। Cl अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ज्यादा और H पे हो जाती है कम। इसी को कहा जाता है बच्चों पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस किसी एक के पास ज्यादा, किसी एक के पास कम। थोड़ी टेंशन वाली स्थिति है, तनाव बन चुका है। अब अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो जब भी ये टूटते हैं बेटा, तो ये टूटते हैं वाया होमोलिसिस। इनका टूटना होता है होमोलिसिस के द्वारा और बेटा बनकर आते हैं क्या, बनकर आते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। बनकर आते हैं क्या बच्चों, फ्री रेडिकल। क्या होते हैं अभी समझाएंगे। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज्यादा होता है तो हो जाता है बच्चों हेट्रोलिसिस, और हेट्रोलिसिस से बनते हैं बच्चों कटायन एंड एनायन। क्या होता है कटायन, क्या होता है एनायन, सभी मैं आपको समझाऊंगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक बात और जुड़ी हुई है, वो क्या है कि कार्बन जब बॉन्डिंग करता है तो वो या तो बनाता है 4 सिंगल बॉन्ड, या फिर एक डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है, नोट में सब मिलेगा आपको। जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों ही कार्बन। और ट्रिपल बॉन्डेड वाले दोनों कार्बन होते हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का शेयर है 25%, यहां पर है 33% और यहां है बच्चों 50% s कैरेक्टर। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो न्यूक्लियस के सबसे पास आने वाली शेल होती है s, पहली सब शेल है s, उसके बाद आएगा p, उसके बाद आएगा d, उसके बाद आएगा f। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो s पे ज्यादा है, यानी जब s का हिस्सा ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जब बच्चों न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यानी मैं कह सकता हूं अगर कार्बन sp3 से sp2 हो गया और sp हो गया, तो इस तरफ जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये निकाले कैसे कि sp3 है या sp2 है। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई। 4 सिग्मा होते ही आप sp3 हैं, 3 सिग्मा होते ही आप sp2 हैं, और 2 सिग्मा होते ही आप sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो भैया यहां पर है 4 सिग्मा, 4 सिग्मा माने sp3, यहां पर है बेटा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा माने sp2, यहां पर है बेटा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा माने sp। यानी कि कार्बन की बॉन्डिंग पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर हो रहा है, जैसे जैसे वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को चेंज कर रहा है। अब इनकी बात कहां आएगी भाई, ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि भाई ग्रुप तो जोड़ोगे ना,
और जब ग्रुप जोड़ोगे तो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, बेंजीन में डबल बॉन्ड भी आएगा, और एल्काइंस की बात करी तो कभी ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। अब चैप्टर के नाम देखो, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, यानी एल्केन के साथ हेलोजन और बेंजीन के साथ हेलोजन। दूसरा चैप्टर है बेटा एल्कोहल यानी कि OH, फिनॉल यानी कि OH लेकिन बेंजीन के ऊपर, और ईथर। बेंजीन हो भी सकती है नहीं भी, कार्बन की चेन ओपन हो भी सकती है नहीं भी। अगला है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे अगला है बेटा अमाइंस। तो सबसे पहली बात चैप्टर की स्टार्टिंग में हमेशा यही आएगी, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां रेजोनेंस होता है बेंजीन वाले में, इस वाले में नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। ये भी sp3 है, ये फिर से sp2 है, और ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन भी यहां तीनों ही केस में sp2 है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रहेगी थोड़ी सी, वो काम आएगी आगे। और नाइट्रोजन में ये वाला कार्बन sp3 है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा आए हाइड्रोजन से, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर होने से भी हम हो जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी ये बेसिक सी जानकारी है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाते वक्त हाइब्रिडाइजेशन sp भी आ सकता है, sp2 भी आ सकता है, sp3 भी आ सकता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है डिटेल में पढ़ने की इच्छा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं 11th क्लास का पूरा लिंक भेजूंगा, 1.5 घंटे का टॉपिक है, पढ़िए उसको। वैसे काम का है नहीं, इतना काफी है, बस ये पता लग जाए जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। sp3 sp2 पता होना चाहिए, मैंने करा चुका हूं ये काम। अब जब बॉन्ड टूट रहे थे पीछे तो कार्बोकैटायन बना था, फ्री रेडिकल बना था, और कार्बेनायन। तो कार्बोकैटायन कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन का ही एनायन, क्योंकि हमारे जो बॉन्ड टूटेंगे वो तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन के ही टूटने वाले हैं। तो अगर कार्बोकैटायन बना है तो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और है केवल 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फ्री रेडिकल में आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन है 7। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन है 7। ऐसे ही अगर आप कार्ब एनायन है तो आपके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी वो सब आपको आगे इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया जाएगा। तो आगे इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये तो इस टॉपिक का इनिशिएशन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उससे मिलता जुलता है क्लोरीन का। पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक पॉलिंग स्केल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने का, और उसमें बताया था कि फ्लोरीन की वैल्यू आ रही है 4, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3, और सॉरी नाइट्रोजन की 3, और क्लोरीन की भी उसके आसपास ही आ रही है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा, जो हमारा अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में 4 है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन। हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं, ये बेटा दो, हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं बेटा, पहला इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां भी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की होनी है एप्लीकेशन। आज इंडक्टिव इफेक्ट पूरा करेंगे, कल रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक खत्म होते ही सवाल दिए जाएंगे, प्लीज उस पर फोकस किया कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। पहले पढ़िए, जो नोट्स भेजे जा रहे हैं नोट्स बनाइए, और उसके बाद आगे का काम। तो बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें काफी आइडिया हो गया, और वही ये इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है वो इंडक्टिव इफेक्ट एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। या तो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए ग्रुप की तरफ जाएंगे या वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे।
या तो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए ग्रुप की तरफ जाएंगे या वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए इसके टाइप दो होते हैं। एक होता है बेटा प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो माइनस आई ऑब्वियस सी बात है हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो रिलीजिंग वाले होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन के मुकाबले, और इसका एग्जाम्पल है भैया एल्काइल ग्रुप। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा ज्यादा, किससे? हाइड्रोजन से। और इसके एग्जाम्पल हैं भाई फंक्शनल ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप। आप अगर ध्यान से देखें तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कॉम्बिनेशंस हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो रहे हैं, यानी लगभग लगभग सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही आ जाता है। तो यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का ही तो ग्रुप है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बाहर खींचेंगे। और वही हम यहां सीखने वाले हैं कि कार्बन के साथ जब भी कोई ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, सपोज कर लो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से खुद हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इससे पीछे वाला पार्शियल पॉजिटिव डैश, ये डबल डैश और ये भैया ट्रिपल डैश। अब इससे होगा क्या? ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ये बहुत ज्यादा महसूस करेगा पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है बच्चों टेंशन। टेंशन मींस इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा असर पहले कार्बन पे है, उससे कम असर उससे पीछे वाले पे, उससे कम उससे भी पीछे, और सबसे कम आखिरी वाले पे। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, और एल्काइल ग्रुप्स रिलीजिंग में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप विड्रॉइंग में आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछी जाएंगी एप्लीकेशंस, वहां पर ये शब्द बार बार आएगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसीलिए आपको बताया जा रहा है आगे जब एप्लीकेशंस देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान क्या रखना है। कॉमन सी बात है जब दो अलग एटम जोड़ रहे हो तो भैया एक के न्यूक्लियस की पावर अलग होती है, दूसरे की अलग होगी, दो अलग एटम है तो खींचने की पावर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग है, किसी में है पावर ज्यादा, किसी में है पावर कम। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल आ रहा है और उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को कहते हैं भाई इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस भी थे। हमें पढ़ना सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह के बारे में डीप में जाने की जरूरत हमें है ही नहीं, उनका हमें एज सच कोई एप्लीकेशन ज्यादा होने वाला नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? अभी आगे देखते हैं एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस पे जोर ज्यादा देना है, उससे ही आप फिर एमसीईआरटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बच्चों अब समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप फ्री रेडिकल को भी इसी में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों ही बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो हमारे पास कार्बोकैटायन बेटा मिथाइल वाले भी हैं, हमारे पास कार्बोकैटायन बेटा प्राइमरी वाले भी हैं, हमारे पास कार्बोकैटायन बेटा सेकेंडरी वाले भी हैं, और हमारे पास कार्बोकैटायन बेटा टर्शरी वाले भी हैं। कार्बोकैटायन में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में CH3 सबसे नीचे आता है, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन देने वाले केवल 2 ही ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल 1 ही ग्रुप, और यहां पर तो कोई भी नहीं है, ये मिथाइल है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट टर्शरी वाला स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और देने वाले हैं 3। जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले से डायरेक्टली जुड़े होते हैं सिर्फ वही देते हैं इलेक्ट्रॉन, और उन्हें कहा जाता है अल्फा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन देते कैसे हैं। अगर आप कार्बन के साथ 3 CH3 जोड़े बैठे हैं बेटा, और कार्बोकटायन वाली कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, अपने बाजू वाले CH3 से जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज का है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेता है। इसे हम लोग 11th क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन कहते थे। इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। आप पढ़िए 11th क्लास में लिखा हुआ है कि जब कार्बन पॉजिटिव होता है या पाई सिस्टम की बात चलती है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, तो बाजू वाले CH3 से एक पेयर ले लिया जाता है, ये बन जाता है डबल बॉन्ड, और यहां बॉन्ड टूट गया कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद इससे लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, कुछ समय बाद इससे 3 ये हो गए, 3 ये और 3 ये, तो 9 जने हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। टर्शरी वाले में, सेकेंडरी वाले में 6, प्राइमरी वाले में 1, और मिथाइल में कोई भी नहीं है। इसीलिए टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकेंडरी की स्टेबिलिटी कम, प्राइमरी की स्टेबिलिटी और कम। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर टर्शरी भी 2 तरह के पूछ लिए बेटा, तो उसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन पर ध्यान देना, वरना गलती कर सकते हैं आप। अब ध्यान से देखोगे दोनों ही टर्शरी हैं। इसके पास है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के 9 बॉन्ड्स, जबकि 3 3 6 और 2 8। तो भाई 9 वाला स्टेबल हो गया ज्यादा और 8 वाला स्टेबल हो गया कम। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और मुझे हेल्प करने वाले हैं 3, स्टेबिलिटी ज्यादा। मुझे हेल्प करने वाले हैं 2, स्टेबिलिटी कम। मुझे हेल्प करने वाला है 1, तो स्टेबिलिटी और ज्यादा कम बेटा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी सेकेंडरी ही कंपेयर हो। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में बेंजीन वाला सिस्टम भी आता है, तो बेंजीन में स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही रहती है रेजोनेंस की वजह से। ये बेंजाइल कटायन है बेटा, ये एलाइल कटायन है। एलाइल में करेक्शन था, वहां पर बेटा CH2 था, थोड़ा बहुत करेक्शन आप भी देख लिया करो, कभी कभी हो जाता है। आजकल वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस की वजह से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो बेटा, इसलिए थोड़ा मैं ही सफर कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे आजकल, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो बेटा ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर ऑनलाइन भी पढ़ाने में दिक्कत तो होती है, बाहर से शोर आता है, बहुत चीजें हैं बेटा। तो ये हुआ है सारा काम मोर स्टेबिलिटी का ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो होता है ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। ये सारे ही कार्बोकटायन प्राइमरी हैं, लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इनमें होता है रेजोनेंस, और मिथाइल वाले में, एल्काइल वाले में रेजोनेंस नहीं होता। तो बच्चों आइए अब समझते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप सभी जानते हैं, बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है आपके लिए ताकि आपको समस्या ना हो। HCl को अगर पानी में डालते हैं तो H प्लस बनता है और Cl माइनस। HCl को अगर पानी में डालते हैं तो बनता है H प्लस और Cl माइनस, यानी कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से H प्लस अलग हुआ। इसी इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ही H प्लस अलग हुआ। भाई 2 ग्रुप, 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा माइनस आई इफेक्ट। दिमाग पे जोर डालिए कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो H प्लस को निकलने में आसानी करेंगे, तो एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग। बोर्ड में सवाल आया कि ट्राई फ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड,
ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड और सिंपल एसिटिक एसिड में एसिडिटी का ऑर्डर ये है। तो भाई फ्लोरीन के 3 एटम है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे बहुत ज्यादा, क्लोरीन वाले दिखाएंगे इनसे कम, ब्रोमीन वाले इनसे भी कम, और CH3 में सबसे कम। यानी कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से, और इंडक्टिव इफेक्ट आपका बेसिक है। मैं एनसीईआरटी के सवाल भी बताऊंगा कि कहां पर है, और आपको ये चैप्टर में आगे यूज होगा। तो वहां बार बार हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे बेटा, वहां तो हम बस ये पढ़ेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, और उसी वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। क्योंकि इसमें जब फ्लोरीन ने कार्बन से खींचे तो कार्बन ने ऑक्सीजन से खींचे, ऑक्सीजन ने H से खींचे और H टूट के बाहर। तो यहां H प्लस जल्दी से बाहर आएगा, यहां देर से, यहां और देर से, और यहां काफी देर से। इसीलिए माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट भी यहां लिख दिया है, अमोनिया एक लुईस बेस है, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के मामले में काफी अच्छा है, इसलिए लुईस बेस के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, क्योंकि साइज छोटा है और लोन पेयर को रिपेल करता है, भगा देता है। अब अगर NH3 के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उससे इलेक्ट्रॉन और दे, तो NH3 के नाइट्रोजन की जो प्राइमरी अमाइन बन चुका है, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर और बढ़ जाएगी। यहां 2 ग्रुप लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर और ज्यादा, और यहां 3 ग्रुप लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर और ज्यादा हो गई। इन शॉर्ट, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। गैसियस फेज ऑफ अमाइंस की बात है, एक्वस मीडियम की कहानी अलग चलती है। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है माइनस आई की वजह से, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है प्लस आई की वजह से। आपको नोट्स साथ में पूरे दिए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दे रहा हूं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसे ही अल्कोहल फिनॉल ईथर में से भी एक क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, वो भी आप ट्राई करेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये जो हम काम पढ़ रहे हैं ये वहां अप्लाई होने वाला है। जब भी लेक्चर लें नोट्स तभी बनाएं, तभी बेनिफिट है, वरना फायदा नहीं है। पूरे ध्यान से काम कीजिए, कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।